प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में ज्ञान की बात करते हैं। उनके ज्ञान के 4 अक्षरों में 4 महत्वपूर्ण वर्ग शामिल हैं। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का कार्यकाल गरीबों, युवाओं, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण का अमृतकाल है और अब इन सब की मोदी सरकार से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जीरो लीकेज डिलीवरी से एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह मोदी की धारणा है कि गरीब, युवा, किसान और नारी की प्रगति ही देश की प्रगति है। मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट इन्हीं 4 वर्गों के सशक्तिकरण के लिए है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में हम आपको इस बजट को 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझाते हैं। पहला बिंदु है पिछले 10 वर्षों की समस्याओं का समाधान और अगले 10 वर्षों पर फोकस। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये मोदी सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों में से एक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। डीबीटी को लीकेज मुक्त बनाकर 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई है। बिना किसी पक्षपात के हर क्षेत्र, हर समुदाय और हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। हर कोई देश के विकास में बराबर का भागीदार है। ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। नीतिगत पंगुता पिछली सरकारों की पहचान थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में बनी रही। लेकिन मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह से पलट दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाने के लिए नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाई। दूसरी खास बात है संतुष्टि में ही धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म इन एक्शन। कई योजनाओं के माध्यम से देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों की मोदी सरकार ने सहायता की। 78 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स ने सरकार से लोन प्राप्त किया। सरकार की योजनाओं के माध्यम से 18 क्षेत्रों में कारीगरों को सहायता मिल रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खपत में सुधार हो रहा है। ई-नैम एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसमें 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है, जिनकी ट्रेडिंग मात्रा 3 लाख करोड़ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को साकार करते हुए सुनिश्चित किया है कि विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। बजट में तीसरी बड़ी बात यह है कि कोई मुफ्त उपहार नहीं है, यानी सरकार को अपनी वापसी का भरोसा है। पहले जो अंतरिम बजट पेश किए जाते थे, उनमें लोक लुभावन वादे किए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार के अंतरिम बजट में किसी मुफ्त उपहार का वादा नहीं किया गया। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार को वापस आने का पूर्ण विश्वास है। लिहाजा उन्होंने मुफ्त सुविधाओं और बड़े बड़े वादों का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय अनुसंधान, विनिर्माण, इनोवेशन और विकास को बढ़ावा देने के लिए फिजिकल, सोशल और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश का वादा किया। चौथी खास बात है विकसित भविष्य सुनिश्चित करने वाला निवेश। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का वादा किया, जो जीडीपी का 3.4% है। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए विशिष्ट रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई। बंदरगाह को जोड़ने के लिए एक रेल कॉरिडोर निर्माण का बजट में वादा किया गया और ज्यादा ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए तीसरा कॉरिडोर बनाने का वादा किया। रेल यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए वंदे भारत मानकों के अनुरूप 40,000 रेल कोच बनाए जाएंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए मेट्रो रेल, नमो भारत ट्रेनों और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय को 300% बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पांचवी खास बात है मध्यम वर्ग का बजट। अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में एक है देश का मध्यम वर्ग, जिसे अब अपना घर बनाने के लिए एक विशेष योजना के माध्यम से सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने 1962 से चले आ रहे
25,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवादों का अंत करके 1 करोड़ से अधिक करदाताओं की मदद की। पिछले 10 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2024 में कर मुक्त आय 2.2 लाख रुपए से बढ़कर 7.5 लाख रुपए हो गई है। जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी खपत में वृद्धि की परिचायक है, जो 1.5 लाख करोड़ प्रतिमाह से अधिक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था ने डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट अर्थव्यवस्था के एक नए खंड की शुरुआत की, जिसका परिणाम ये हुआ कि सिर्फ 2023 में यूपीआई पेमेंट 110 बिलियन से ज्यादा हो गया। युवा भारत, जो मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है, युवाओं के लिए पिछले 10 वर्षों में मुद्रा ऋण के माध्यम से लोन में आसानी प्रदान की गई है। 40 करोड़ से ज्यादा लोन ने उद्यमिता क्षेत्र को बदल दिया है और रोजगार डेटा का निर्माण किया है। इस लोन व्यवस्था में 70% से अधिक लोन महिलाओं को दिया गया है। अनुसंधान और इनोवेशन की भावना का समर्थन करते हुए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की है। युवा उद्यमियों को इस कोष से ब्याज मुक्त दीर्घकालिक लोन प्राप्त हो सकेगा, जिससे आर्थिक विकास के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। बजट की छठी बड़ी बात है हरित अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार के हरित प्रयास के अनुरूप अंतरिम बजट में 1 करोड़ से अधिक घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। सरकार की यह घोषणा सौर ऊर्जा अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी। मोदी सरकार ने 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए पैसे का आवंटन किया है। 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन क्षमता की बात कही गई है, जिससे मेथनॉल, अमोनिया और प्राकृतिक गैस पर आयात निर्भरता कम होगी। सीएनजी और पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस के मिश्रण को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। प्रकृति का संरक्षण हमारी सभ्यता के सिद्धांतों की भावना है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल पॉलीमर, फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे कृषि इनपुट लाने के लिए जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री सहायता कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। मोदी सरकार के अंतरिम बजट की 7वीं मुख्य बात, अर्थव्यवस्था का आधार, मजबूत बुनियादी ढांचा। मोदी सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक कम करने का संकल्प लिया है और सरकार संकल्प पूर्ति की राह पर ही है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। यह अर्थव्यवस्था के शानदार प्रबंधन का एक प्रमाण है। भले ही घरेलू आर्थिक स्थितियों को 2014 में एनपीए संकट से लेकर 2020 में महामारी तक कई मुद्दों से चुनौती मिली है, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रिकॉर्ड मुनाफे में है, जो 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, और एनपीए अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। अर्थव्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन का सबसे बड़ा प्रमाण पिछले 10 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दोगुनी वृद्धि हुई है, जो 596 अरब डॉलर हो गया है। मोदी सरकार के बजट की 8वीं मुख्य बात, नारी सशक्तिकरण। पिछली सरकारों से अलग महिलाएं भारत की आर्थिक वृद्धि में प्रमुख भागीदार हैं। वो मुद्रा लोन की प्रमुख लाभार्थी हैं और पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 2 करोड़ घरों में से 70% से अधिक की मालकिन है। स्टेम कोर्सेज में महिलाओं का 43% से अधिक नामांकन है और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ने महिलाओं के जीवन को और बेहतर बनाया है। ग्रामीण भारत की महिला अब नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बन रही है। 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। जनधन, स्वच्छ भारत, जल जीवन और पीएम आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ मोदी सरकार ने भारत की महिलाओं के लिए सम्मान और समृद्धि का जीवन सुनिश्चित किया है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। सिर्फ मेरी और आप जैसी महिलाओं के लिए नहीं,
मोदी सरकार हमारी बेटियों के बारे में भी सोच रही है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 9 से 14 वर्ष की आयु वाली बेटियों को सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। यूवन प्लेटफॉर्म देश भर में टीकाकरण के प्रबंधन में मदद करेगा, जिससे मिशन इंद्रधनुष के प्रयासों को और भी तेज किया जा सकेगा। किसान कल्याण मोदी सरकार के अंतरिम बजट की 9वीं खास बात है। किसान कल्याण हमेशा मोदी सरकार की योजनाओं के केंद्र में रहा है। बजट में फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने का जिक्र किया गया। सरकार के इस कदम से सीमांत किसानों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स, मूल्य और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। पहले से ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ हुआ है। साथ ही 10 लाख अतिरिक्त रोजगारों का सृजन हुआ है। माइक्रो फूड उद्यमों ने 2.4 लाख SHG और 60,000 से अधिक उद्यमियों को फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच प्रदान की है। नैनो यूरिया की सफलता के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट को प्रोत्साहित किया जाएगा। आयात पर निर्भरता कम करने, अलग अलग तरह की फसलों को प्रोत्साहित करने और ऑयल सीड की आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। भारत दुनिया का दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुधारू पशुओं में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की सफलताओं पर आधारित एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है, जिससे रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के बीच अधिक पोषक तत्वों की खपत में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने मछुआरों की सहायता के महत्व को समझते हुए मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। 2013-14 से समुद्री खाद्य निर्यात भी दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें जलीय कृषि उत्पादकता को मौजूदा 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना, निर्यात को दोगुना करके 1 लाख करोड़ करना और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है। इसके अलावा 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसका हमारे देश की तटीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बजट का 10वां मुख्य बिंदु है विकसित भारत। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक बड़ा कद हासिल किया है। सरकार उद्यमियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पर्यटन केंद्र विकसित करने और लक्षद्वीप सहित हमारे बंदरगाहों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पिछले कुछ वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उल्लेखनीय रूप से कठिन रहे हैं। कोरोना की महामारी और देशों के बीच संघर्षों के कारण खाद्य और ऊर्जा में दोहरे अंक की मुद्रास्फीति देखी गई। ये ऐसे समय में हुआ जब भारत ने G20 की अध्यक्षता हासिल की। दुनिया भर में मौजूद कई माइक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों के माध्यम से खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति को 6% से नीचे ही कंट्रोल किया गया। आपको याद ही होगा कि पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्षों में CPI इन्फ्लेशन 12% के स्तर को पार कर गया था। आज का विकसित भारत वो महत्वाकांक्षी भारत है जहां हर व्यक्ति भारत की विकास की कहानी में भागीदार है। DBT में जीरो लीकेज, डिजिटल सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में पूरी हो रही हैं। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार सिर्फ एक अतीत का अध्याय है और यही पिछले 10 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की नींव है। अगर हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि बजट सिर्फ एक वित्तीय योजना नहीं है, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और आश्वस्त विकसित भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। जल्द ही किसी और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।